नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अध्यादेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। 1970 के आरसी कूपर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी और अध्यादेश मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए जारी किया गया था। अनुच्छेद 123 अध्यादेशों पर कोई संख्यात्मक सीमा आरोपित नहीं करता है। आपको सही कूट का चयन करना है और आपके विकल्प हैं: एक कथन सही है, दो कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं कि कोई भी कथन सही नहीं है। अध्यादेशों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को संसद या राज्य विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। इसके तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 और 213 इस प्रकार का प्रावधान करता है, जिसमें कुछ शर्तों को पूरा करने पर कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत अध्यादेश तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब संसद का कम से कम एक सदन सत्र में ना हो, साथ ही राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। संविधान यह भी कहता है कि अध्यादेश संसद या राज्य विधानमंडल की अगली बैठक के 6 सप्ताह के अंत में समाप्त हो जाएगा। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 123 अध्यादेशों पर कोई संख्यात्मक सीमा को आरोपित नहीं करता है। इसी प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 213 के तहत राज्य सरकारों के लिए भी किए गए हैं। 1970 के आरसी कूपर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी और अध्यादेश मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए जारी किया गया। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि सही के संबंध में पहला जो हमारा कथन है वह सही नहीं है, हालांकि दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा अनुमोदित विधेयक तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम अध्यादेश राज्यपाल की सहमति के अभाव में समाप्त हो गया। इसने राज्य सरकार और राज्यपाल के मध्य एक नए संघर्ष को जन्म दिया है, क्योंकि राज्य में ऑनलाइन जुए आदि में नुकसान के चलते आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के रुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में भारत ने शाहिद नाम के एक फिलिस्तीनी संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार करने के लिए इकोसोक यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के पक्ष में मतदान किया था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 को अपनाया, जिसे विभाजन योजना के रूप में जाना जाता है। इसमें फिलिस्तीन के ब्रिटिश अधिदेश को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की मांग की गई थी। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने केवल इजराइल का दौरा किया, फिलिस्तीन का नहीं। आपको सही कूट का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 की उपर्युक्त सभी। इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह संघर्ष 19वीं सदी के अंत से शुरू होता है। यह यरूशलेम से शुरू होने वाली पहचान और जमीन को लेकर सदियों पुराने झगड़े से जुड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में 1947 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संकल्प 181 को अपनाया गया था, जिसे विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें फिलिस्तीन के ब्रिटिश अधिदेश यानी मैंडेट को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की मांग को किया गया था। हालांकि हाल के वर्षों में भारत इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जिस नीति का पालन करता है उसे डी-हाइफनेशन नीति के नाम से जाना जाता है। इसका यह अर्थ है कि इजराइल के साथ भारत का संबंध अपनी खूबियों पर खड़ा होगा, यह स्वतंत्र होगा और फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से अलग होगा।
इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने की परंपरा को भी तोड़ा है। जैसे कि 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने केवल इजराइल का दौरा किया, फिलिस्तीन का नहीं। इसके अलावा 2019 में भारत ने शाहिद नाम के एक फिलिस्तीनी संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार करने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के पक्ष में मतदान किया। इसके अलावा मानवाधिकार परिषद में गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाइयों की जांच के लिए बुलाए गए प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो तीनों के तीनों कथन हैं वह सही हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस दिन को लाल ग्रह दिवस यानी रेड प्लैनेट डे के रूप में मनाया जाता है? जिस दिन नासा ने मंगल की ओर मैनिनर 4 अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया, जिस दिन नासा का क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर उतरा, जिस दिन नासा का वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पर उतरा, कि जिस दिन नासा ने मंगल ग्रह की सतह की पहली तस्वीरें जारी की। रेड प्लैनेट डे के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। इस दिन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगल ग्रह की ओर एक स्पेस प्रोब मैरिनर 4 लॉन्च किया, जिसे जुलाई 1965 में लाल ग्रह की तस्वीरें पृथ्वी को भेजी। यह पहली बार था कि जब किसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की पहली उड़ान को भरा था। इसके बाद से ही मंगल के चारों ओर काफी दिलचस्पी दिखाई गई है और मिशनों को शुरू किया गया है। यह इस बिंदु तक भी आ गया है कि वर्तमान में मंगल ग्रह पर मनुष्यों की कॉलोनी बचाने के विचार को भी सामने रखा गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि रेड प्लैनेट डे का संबंध किससे है? यह उस दिन से है जब नासा ने मंगल की ओर मैनिनर 4 अंतरिक्ष मिशन को प्रक्षेपित किया, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में चर्चा में रहा सारस 3 संदर्भित करता है उच्च गुणवत्तापूर्ण समुद्री नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सोनार, भारत का डीप ओशन अनुसंधान पोर्ट, ब्रह्मांडीय उषा कॉस्मिक डॉन से रेडियो तरंग संकेत खोजने की कोशिश कर रहा एक रेडियो टेलीस्कोप, कि ब्रह्मांडीय ध्वनि को पकड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्पीकर। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में सारस 3 जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिजाइन और निर्मित किया गया एक रेडियो टेलीस्कोप है। इसने ब्रह्मांड के पहले सितारों और आकाशगंगाओं की प्रकृति के बारे में सुराग को प्रदान किया है। 2020 के बाद से ही डंडीगन हल्ली झील और शरावती बैकवाटर पर तैनात इस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करते हुए खगोलविद और शोधकर्ता बिग बैंग के 200 मिलियन वर्ष बाद बनी चमकदार आकाशगंगाओं के गुणों को निर्धारित करने में सक्षम हुए हैं, जिसे कॉस्मिक डॉन के रूप में जाना जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं सारस 3 संदर्भित करता है ब्रह्मांडीय उषा यानी कॉस्मिक डॉन से रेडियो तरंग संकेत खोजने की कोशिश कर रहा एक रेडियो टेलीस्कोप, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम बात कर लेते हैं 2018 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी के सदस्य बनने का क्या परिणाम है या है? पहला है इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। दूसरा, यह स्वयमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य बन जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह, जिसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि यह 1974 में एक गैर परमाणु हथियार वाले राज्य यानी भारत के द्वारा परमाणु उपकरण के विस्फोट के बाद बनाया गया एक संगठन था, जिसने यह प्रदर्शित किया कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित परमाणु तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है।
यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधी निर्यात के लिए दिशा निर्देशों के सेटों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान करना चाहता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है क्योंकि एनएसजी में शामिल होने से हमारे पास परिष्कृत प्रकार की परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच होगी। इसलिए जो पहला कथन है वह सही है। हालांकि चूंकि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, अतः मुख्यतः चीन को भारत के नामांकन पर आपत्ति है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि कथन 2 गलत है। इस प्रकार से सही कथनों की पहचान करने पर हमारा सही उत्तर हो जाता है ए, केवल एक। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे को देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 5G रोल आउट के लिए दूरसंचार विभाग की योजना पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। विमानन और दूरसंचार विभाग जल्द ही 5G एयरवेव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षित उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करेगा। इस योजना में दूरसंचार कंपनियां शामिल हैं जो देश में हवाई अड्डों के आसपास उड़ान पथ से दूर देश में 5G नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को स्थापित करेंगी। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में कम सिग्नल वाले क्षेत्रों को भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अगस्त 2023 तक देश में चलने वाले सभी विमानों के अल्टीमीटर को भी अपग्रेड किए जाने की योजना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं अल्टीमीटर, जिसे रेडियो अल्टीमीटर यानी तुंगता मापी कहा जाता है, वह एक ऐसा उपकरण है जो विभिन्न वायुयान प्रणालियों को सीधे ऊंचाई से ऊपर की जानकारी प्रदान करता है। हालांकि इसके संदर्भ में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की प्राथमिक चिंता इस तथ्य से उभरती है कि अल्टीमीटर और साथ ही 5G दूरसंचार सेवाओं का एक हिस्सा मिड सी प्रकार के बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में कार्य करता है। इससे अनेक बार 5G तरंगों के द्वारा उड़ान संचालन को प्रभावित करने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि अमेरिकी उड्डयन अधिकारियों ने हवाई अड्डे के पास उड़ान संचालन को प्रभावित करने वाली 5G तरंगों के लगभग 85 मामलों की सूचना दी है। वहीं दूसरी ओर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सी बैंड 5G सेवाओं को शुरू करने के संबंध में एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह बेहतर कवरेज प्रदान करने के साथ साथ उच्च प्रकार की बैंडविड्थ को भी सुनिश्चित करता है, जिसके चलते इंटरनेट की गति तेज हो जाती है। हालांकि विमान संचालन के लिए इस बैंड में अल्टीमीटर का जो प्रयोग आता है, वह विमान की ऊंचाई के अत्यधिक सटीक प्रकार के माप को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार से व्यवधान उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए कार्य करना होगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के व्यवधान की सूचना पहले ही उद्योगों के द्वारा दी जाती रही है। इस प्रकार से भारत को 5G तकनीक को पूर्ण रूप से शुरू करने से पहले इस प्रकार के तकनीकी व्यवधान पर निश्चित ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हमें अल्टीमीटर को भी अपग्रेड करना होगा और 5G सेवाओं के संदर्भ में भी इस प्रकार से प्रयास करना होगा कि 5G सेवाएं अल्टीमीटर को नकारात्मक रूप से ना प्रभावित करें। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।